अच्छी बात है, अजमेर पहले भी आए, लेकिन इतना भव्य और गरिमापूर्ण और अच्छी श्रोताओं का कार्यक्रम मैं पहली बार कर रहा हूँ अजमेर में। ये अच्छी बात है कि अजमेर में ये सिलसिला शुरू हुआ है। कवि आपका अतिरिक्त आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि कला की स्थिति इन दिनों बड़ी दयनीय है। बिरजू महाराज तक च्यवनप्राश बेच रहे हैं। हाँ हाँ, अभी राजनीतिक विसंगतियों पर तरह तरह की बातें की। अभी तकनीक का युग है तो लोगों की थोड़ी सहनशीलता कम हो गई, तो कवि लोग भी झिझकते हैं, क्योंकि शराब की बुराई बता दो तो ठेकेदार मारने दौड़ता है। हाँ, लेकिन कवि हर व्यवस्था का स्थायी विपक्ष होता है, इसलिए जो कुछ देखता है। अभी केजरीवाल को लेकर के भी बात हुई। कुछ भी हो साहब, आम आदमी पार्टी ने एक काम तो कर दिया। आज किसी भी कांग्रेसी या भाजपाई को आप कह दो तो वो तू तड़ाक पर उतर आता है। बढ़िया बात है। हालांकि ये अलग बात है कि सत्ता का नशा थोड़ा उनको भी चढ़ गया। खुद केजरीवाल इतने गुस्से में रहते हैं कि डंडा लेकर जिसको मारने दौड़ते हैं उससे आगे निकल जाते हैं। और मोदी जी का तो खैर कहना ही क्या, बड़े अच्छे प्रधानमंत्री हैं, विनम्र हैं, शालीन हैं। और बराक ओबामा आए तो उन्होंने अपने हाथ से बना करके चाय पिलाई। वो दुनिया को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आदमी भले देश का प्रधानमंत्री हो जाए, उसे अपना मूल धंधा नहीं छोड़ना चाहिए। और मनमोहन सिंह जी का तो कहना ही क्या, देश 10 साल तक साइलेंट मोड पे रहा। मनमोहन सिंह जी ने न बोलने की परंपरा अंत तक निभाई। मोदी जी को जीत की बधाई भी मिस कॉल से दी। दरअसल यूपीए के समय वीणा के तार इतने ढीले कर दिए गए कि सुर ही नहीं निकले। मोदी जी ने इतने कस दिए कि टूटने का खतरा पैदा हो गया। हाँ, अभी मनमोहन सिंह जी चुनाव हारने के बाद 10 जनपद गए थे, खड़ाऊ जमा कराने गए होंगे। वहां देखा राहुल गांधी टेलीविजन पर क्रिकेट का मैच देख रहे थे। मनमोहन सिंह जी भी जाके पास बैठ गए। अच्छा, राहुल जी ने देखा जब एक दूसरा आदमी अपडेट और स्कोर बताने वाला आ गया तो इतनी सी मेहनत भी मैं क्यों करूं। उन्होंने सोने की तैयारी कर ली। अच्छा, मनमोहन सिंह जी बेचारे क्रिकेट भी उतनी जानते थे जितनी राजनीति, लेकिन वो मैच देखना उनकी मजबूरी थी। मन का चैनल नहीं बदल सकते थे क्योंकि रिमोट सोनिया जी के पास था। अब मनमोहन सिंह जी मैच देख रहे, राहुल गांधी ने घंटे भर की नींद निकाल ली। 1 घंटे बाद आंख खुली तो राहुल जी ने पूछ लिया, मनमोहन सिंह जी गोल हो गया क्या? और जो देश की राजनीति चली, व्यंग पर समर्थन करना, तमाम राजनीतिक दलों के नेता बैठे अपने लबादे उड़ा करके शुद्ध भारतीय होकर के सुनो। बोले सिंह साहब गोल हो गया क्या? बात अच्छी लगे तो करतल ध्वनि जोरदार होनी चाहिए। मनमोहन सिंह जी बोले राहुल जी आप भी कैसी मजाक कर रहे हो, गोल तो क्रिकेट में होता है। चुनावों में जो वादे किए सरकार ने, धीरे धीरे उनके परिणाम आ रहे हैं। मोदी जी ने कहा था भाई हर हाथ को काम देंगे और अच्छे दिन आएंगे। स्मार्टफोन और इंटरनेट आने से हर हाथ को काम तो मिल ही गया। और जहाँ तक अच्छे दिनों की बात है, अभी एक सज्जन भुनभुनाते हुए आए, बोले संपत सरल जी आप कह रहे थे कल ही रात को मेरे यहाँ चोरी हो गई, 15 लाख का सामान साफ हो गया, यही थे क्या वो अच्छे दिन? मैंने कहा यार मोदी जी ने ये थोड़ी की थी कि अच्छे दिन सिर्फ साहूकारों के आएंगे। आधी दुनिया का चक्कर काट लिया मोदी जी ने, अभी तक तो कोई इन्वेस्टर आया नहीं। और वो शरद जोशी जी बहुत पहले एक अच्छी बात कह गए, हम भारतीयों को वह व्यक्ति उधार दे जिसका पुनर्जन्म में विश्वास हो।
लेकिन फिर भी अच्छे दिन अगर लाने हैं तो एक सीधा सा तरीका है, ये अर्थ का समय है, ऋण लेकर घी पियो ताकि शरीर में ताकत आए जिससे और ऋण ले सको। हाँ। मैंने तो खुद एक मोबाइल फोन फाइनेंस करा रखा है ताकि फाइनेंस करने वाली कंपनियों के फोन आ सकें। फोन करने वाली अक्सर लड़की होती है, वह बोलती है सर हमारी कंपनी से लोन ले लो, कम इंटरेस्ट आ रहा है। मैं कहता हूं भाई तू तो बोलती रहे, बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। फिर भी अरुण जेटली जी ने बजट बहुत अच्छा बनाया जिसमें 2 चीजें मुझे बहुत पसंद आई। एक तो उन्होंने 1000 रुपए से ऊपर की कीमत के जूते सस्ते कर दिए। कभी लोग बड़े खुश हैं कब महंगे भी पहनेंगे। और दूसरा, उन्होंने जो संस्थाएं योग का काम करती हैं उनको जो पैसा दान देगा उसको टैक्स में छूट मिलेगी। और योग दिवस भी घोषित हो गया और अच्छी बात है, बाबा तो खैर लगे ही हैं। योग जरूर करना चाहिए क्योंकि योग करते रहने से आदमी का शरीर इतना लचीला हो जाता है कि संकट के समय किसी भी महिला के कपड़े पहनो फिट आते हैं। देश अपने हिसाब से चल रहा है। अभी बड़ी ऊंची आदर्श की बातें की गई, राजस्थान ऐसा राजस्थान वैसा, अच्छी बात है। 3-4 बाबा तो अभी जेल में है, 5-7 की और आरएसी कन्फर्म होने में। दरअसल क्या, कोई गेरुआ वस्त्र पहनने से या कि विशेष यूनिफॉर्म धारण करने से सन्यासी थोड़ी होता है जब तक भीतर का काम भाव नहीं मरे। वो 10-12 सन्यासी तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, योजना बन गई। बाद में अक्कल आई कि यार आश्रम से पहली बार दुनिया का संपर्क करेंगे, अगर कोई सुंदर स्त्री दिख गई तो पाप के भागी बनेंगे, रहने दो। तो फिर बुजुर्ग सन्यासी ने समझाया, बोले जब प्लान कर ही लिया तो आगे बढ़ो, अगर कोई सुंदर स्त्री दिख जाए तो मुंह से राम 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 कह देना। निकल लिए, किसी साधु को दिख गई सुंदर स्त्री, उसने मुंह से कह दिया राम 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 राम, तो बाकी सन्यासी पूछने लगे कहाँ है कहाँ है। इस देश के अच्छे दिन कैसे आएंगे जिस देश में शिक्षण संस्थाओं से ज्यादा धर्मस्थल हो, जहां होना तो चाहिए था काम ही पूजा और हो गया पूजा ही काम। धर्म भी धंधा हो गया। वो स्मार्ट सिटी योजना के तहत जब सड़क की चौड़ाई बढ़ाएगी तो किनारे का माइल स्टोन बीच में आ गया, तो एक धंधेबाज ने नारियल तोड़ करके पूजा शुरू कर दी। तो किसी ने समझाया यार जिसको तू देवता समझ रहा है वो तो माइल स्टोन है। उसके धंधे पे चोट पड़ रही थी, व्यंग तक पहुंच जाओ तो समर्थन करना। कभी कुछ लेखक कुछ कहने की हिम्मत कर रहे हैं इस युग में भी। बोलो जिसको तू देवता समझ रहा है वो तो माइल स्टोन है, तो वो अड़ गया। बोलो नहीं देख ये साक्षात देवता है, इसने यहीं से बता दिया है कि दिल्ली 250 किलोमीटर है। देश में जो कुछ होना चाहिए था वो न होकर के जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ, तो व्यंग्य पैदा हुआ। वरना एक जमाना ऐसा था जब मैं भी प्यार प्रेम की कविताएं लिखता था, जब तक अक्कलदार नहीं निकली थी। उबासी के बहाने भी किसी लड़की के दांत दिख जाते तो मैं 5-7 गजलें लिख मारता था, भले ही वो उबासी मुझको देख करके ले रही होती थी। और एक निवेदन कर दूं, बड़ी संख्या में माताएं बहनें यहां बैठी हैं, प्रकृति के कुदरत के सृष्टि के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता नहीं बदल सकती। बात अच्छी लगे तो महिलाओं को ताली बजानी है, पुरुषों के तो खिलाफ बोल रहा हूं मैं। प्रकृति के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता बदल ही नहीं सकती। मर्द की फितरत होती है, अर्थी के रास्ते में भी लुगाई मिल जाए तो 80 साल का मुर्दा भी वाइब्रेशन मोड पर आ जाता है। मेरे ख्याल से अब तो आप आसाराम जी को समझ गए होंगे। लेकिन इतना भी तय है कि शादी होते प्यार का बुखार उतर जाता है। मेरे एक मित्र ने प्रेम विवाह किया। प्यार के दौरान जिस लड़की के साथ जो कंकर झील में फेंके थे, शादी के बाद दाल में निकल रहे। और ताली तो इस बात पर बजाओगे जिस लड़की को लेकर भागा था अब उसको देखते ही भागता है। शादी के 3 दिन बाद मिला,
मैंने कहा नया नया प्रेम विवाह किया, पत्नी को लेकर सिनेमा जा, सैर सपाटा कर, क्या मंदिर मंदिर भटकता है? बोले भाई साहब सुना है जोड़े ईश्वर बनाता है, बस उसी को ढूंढ रहा हूं। ये बहुत त्याग और समर्पण का काम है। प्यार मोहब्बत में आदमी को अपना कैरियर तक दांव पर लगाना पड़ता है। मैं ऐसे कई लड़कों को जानता हूं जो कॉलेज के ज़माने में मेरे साथ पढ़ते थे, जिन्होंने अपने बाप की गाड़ी कमाई से प्रेमिकाओं को जलेबी खिलाई, आजकल शहर के नामी हलवाई बने हुए हैं। और मेरे मित्र का त्याग तो प्रेम के मामले में महात्मा बुद्ध से भी बड़ा है। बुद्ध अपनी पत्नी और बेटे को सोता हुआ छोड़कर चले गए थे। वो रोज रात को इंतजार करता है कि लुगाई सोए तो घर में घुसूं। और देखो मैं तो हिंदी साहित्य का विद्यार्थी था भाई, रास बिहारी ने एक हिंदी की अलग जगह रखी है, इसलिए व्यंग कहना चाहता हूँ, विशेष दाद चाहिएगी। मैं तो हिंदी साहित्य का विद्यार्थी था, इसलिए मुझसे तो कौन प्रेम करती भाई, मरते हुए पे कौन मरेगा। लेकिन मेरे साथ दो चीजें ठीक थी, एक तो साहित्य का विद्यार्थी था तो भाषा अच्छी थी, दूसरा मैंने ट्रकों से शेर व शायरी उतार रखी थी। तो प्रेम करने वाले मुझसे प्रेम पत्र लिखवाते थे, और मैं जिसके प्रेम पत्र लिख देता था उसके दो नतीजे जरूर निकलते थे, या तो उसकी शादी हो जाती थी या फिर वो पिटता था। हालांकि बात एक ही है। आज भी कई मिलते हैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जो मेरे प्रेम पत्रों की वजह से ब्याहे गए, मुझे देखते ही दांत पीसते कि नालायक जॉर्ज बुश एक अच्छी खासी अमेरिकी फौज को इराक में उलझा दिया। हिंदुस्तानी आदमी आम दिन तो छोड़ो, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे आता है, उस दिन तक सुख से प्रेम नहीं कर सकता। 14 फरवरी को श्री राम सेना वाले तो ये कह देते हैं कि जो भी प्रेम करता हुआ मिला उसको पीटेंगे, और सरकार पुलिस को ये हिदायत दे देती देखो इस दिन कोई प्रेम से वंचित नहीं रह जाए। जो प्रेम करते हुए मिलते हैं उनको तो श्री राम सेना वाले पीटते, जो नहीं करते उनको पुलिस वाले पीटते। ये प्यार मोहब्बत जैसी कोई बात नहीं, सब मीडिया के बंधु टीआरपी के चक्कर में खेल कर रहे हैं अपनी कमाई को लेकर। समय बदल गया। जिन नौजवानों के कंधों पर चुनौतियां हैं, देश की, समाज की, परिवार की, कैरियर की, दोस्तों एक निवेदन कर दूं, समय परिवर्तित हो गया, समा का स्थान ट्यूबलाइट ने ले लिया। परवाना जलने की गरज से जाता है तो छिपकली खा जाती है। मीडिया के बंधु देखो, टेलीविजन अब विजन के नाम पे टेलीविजन रह गया खाली। हाँ, आधे समय तो चैनलों पर नेता आते रहते हैं, आधे समय सांप बिच्छू भूत प्रेत, और हम लोग भी बड़े मन से देखते होंगे चलो नेताओं से तो ठीक ही है। एक चैनल कह रहा हमने स्वर्ग की सीढ़ियां लगा दी, दूसरा कह रहा हमने लंका ढूंढ ली या अयोध्या ही गले में फंसी पड़ी है। ये टीवी चैनल वाले तो गरीबी के दृश्य भी तब तक नहीं दिखाते हैं जब तक कोई स्पॉन्सर नहीं मिल जाता। पिछले 10-12 साल में इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जो सबसे बड़ा अपराध किया वो ये, इस देश में जूते बनाने वाले भूखे मर रहे हैं और जूते खाने वाले सेलिब्रिटी हो गए। और जो बहस आती है टीवी चैनलों पर, वो तो लाफ्टर शो और कॉमेडी सर्कस भी फेल करती है उसके सामने। पेट में बल पड़ जाते हैं देखो तो हंस हंस करके, जैसे अवध के नवाब मुर्गे लड़ा रहे हो। 4 जन बहसी आते हैं, मुद्दे का समर्थक, मुद्दे का विरोधी, तीसरा बुद्धिजीवी दोनों को हड़काने वाला, और चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। और व्यंग पर आपकी दाद उठेगी। बहस होनी होती है गरीबी की रेखा पर और करते रहते हैं रेखा की गरीबी पर। अखबारों के बंधु यहाँ बैठे हों तो उनसे मैं क्षमा याचना करता हूँ, वो तो बड़े भले आए, कुछ क्रांति और कुछ अच्छा लिखना सोचना भी चाहते होंगे, लेकिन मालिकों का और मैनेजमेंट का बड़ा दबाव रहता है। अखबार अब 3 चीज़ों के लिए पढ़े जा रहे हैं, बिजली कटौती, उठावना और राशिफल, और रोज नए निकलते हैं। एक दिन तो अखबार के दफ्तर से 2 लोग आ गए, बोले संपत सरल जी नया अखबार लॉन्च कर रहे हैं, आप भी ग्राहक बन जाओ, क्योंकि अखबारों का आप कोई पाठक तो बनता नहीं, ग्राहक ही बनते। 1 रुपए में 16 पेज, और जो मैंने जवाब दिया उसका आनंद लें। 1 रुपए में 16 पेज। मैंने कहा भैया रुपए तो चाहे एक ही जगह 2 ले जाए, लेकिन 16 पेज खाली दे जाएगा। फिर मैंने रिसर्च की कि इतने अखबार बिकते कैसे। पत्रकार भी हंस रहे हैं, नहीं सच तो सच ही होता है। इतने अखबार बिकते कैसे? तो अचानक एक दिन एक अखबार के दफ्तर से फोन आया,
बोले संपत सरल जी आज आपका नाम हमारे अखबार में छपा, मैं बड़ा खुश हुआ जी, आपका अखबार कहाँ मिलता है? बोले हमारा अखबार कोई होकर नहीं बांटता, जिस किसी का नाम छप जाता है दिन भर वही खरीद खरीद कर बांटता है। इस मीडिया की बेरुखी पर, गैर जिम्मेदारी पर मुझे ताज भोपाली का एक शेर याद आता है कि तुम्हारी बज्म के बाहर भी एक दुनिया है, मेरे हुजूर बड़ा जुर्म है बेखबरी। क्या बात है भाई, वाह। तो समय तो हिसाब लेगा और वक्त हिसाब लेता है। जो किसी जमाने में पता नहीं कमंडल में देश समझते थे, वो फिर मार्गदर्शक मंडल में हुए, आजकल दर्शक मंडल होते हुए मूक दर्शक मंडल में। वक्त किसी का एक जैसा नहीं रहता। हाँ। ये लाल कृष्ण और मुरली मनोहर जो पार्टी के लिए खुद गोवर्धन हो गए। वेबसाइट की लॉन्चिंग हुई, चौबे जी ने रिमोट दबाया, उसके बावजूद नहीं चली क्योंकि उसमें सेल ही नहीं था। ऊपर से ये और पूछ रहे कौन सा बटन दबाऊं। लेकिन भाई साहब आप इसमें हीनता बोध से ग्रसित न हो, बीजेपी वाले तो मिस्ड कॉल से सदस्य बना रहे हैं। व्यंग वो होता है जिस पर किया जाए, जिसको निशाना बनाया जाए, वो भी किया कि एक और आन दे यार। बड़ा अच्छा लगा। बात करी राजस्थानी की, राजस्थानी तो भाषा यहाँ की है जी, जो मारवाड़ियाँ की बताई, मेरे से अच्छो कोई कौन जाने मारवाड़ी को करेक्टर, क्योंकि आप खुद मारवाड़ी। वो एक मारवाड़ी 100 ग्राम जलेबी तुलवाई, भाई सोगानी जी तो मान्यता के लिए संघर्ष कर रहा है, अब यो को नहीं पता कटे कर रहा है। हाँ। 100 ग्राम जलेबी तुलवाई तो एक मकोड़ो चिपक कर आगो भी गए, तो खाती टेम मकोड़ो झाड़ के नीचे कर कर करो, तो वो मारवाड़ी बोलो रहा मकोड़ा के कर 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 खाकर छोड़ूंगा तुल रहा हो। ये जो मोबाइल इंटरनेट में उलझेड़ा बच्चा है या बुजुर्गों के ने बैठो तो पतो लागे कि हास्य की है। बचा मैं तो कह जी झुंझुनू को रहे वालों, हालांकि जयपुर रहा, वो मारा गांव में एक आदमी का पहली बार पिताजी गुजर गया, तो आपका दोस्त ने बोले यार देख मैं तो जिंदगी में पहली बार 12 दिन बिजी रहूंगा, तो ये बाड़ो लेर पिताजी ने हरिद्वार गालिया, तो वो चालियो झुंझुनू चू पूरो बाड़ो, तो खुद जिम गोरवी का पिताजी ने खड़े मेरठ गाजियाबाद का आसपास ही पटके आयो। वो देखियो गुण देखे, वापस आगो 12 दिन निकल गया। एक दिन भी आदमी ने खटको होगो जी को बाप मरियो, कोई तो जल्दी कहीं आयो। अब वो दोस्त ने सीधो पूछ भी कौन सुखे, तो वो तरकीब से पूछी, बोले यार सपना में रात में मेरा पिताजी आया, भाई बोला तू अजीब आदमी ने हरिद्वार भेजो, बोले पूरो बाड़ो, तो खुद जिम गोर मान दो, वो बीच में पिट गए। अभी दोस्त को कुतर्क सुनो और आनंद लो। वो बोले यार देख बात तो तेरी ठीक है, लेकिन मैंने दुख ही बात को है कि तेरा बाप में मर करके भी अक्ल नहीं आई, सपना में जितनो अठिन चालो उतनो बठिन चालतो तो हरिद्वार पहुंच जाता। अच्छा कई बार क्या जी मलमास लाग जाए तो कोई मांगलिक काम नहीं हो, कई बार तारो लाग जाए तो बहन बेटी को पीर सासरे भी आन जान बंद हो जाए। अब एक नई तारो लागबा ना, आपने देश की भाषा में बोले तारो डूबनो, अब एक नई नई बहू बेचारी पियर जाने के लिए बैठी, तारो डूब बाड़ो। अच्छा तारो कब डूबे को ये बात के लिए आपकी सासू ने पूछ भी नहीं सके, क्योंकि तारो भी का जेठ जी को नाम। तो एक दिन परेशान होकर अपनी सासू ने पूछो, बोलो सासू जी और जेठ जी को नाम कब डूबेगो। तो सासू बोली बहू हो तो आई भी नहीं डूब गो। ये क्या जी लोग का रंग है सारा। हाँ अब जी देखो केजरीवाल के सब पीछे पड़ गया, के कौन कहो भी के बाद में चाय पे भी बुलाया, श्रद्धा भी प्रकट करी, या वह गांव में 2 दोस्त आजी राज बिहारी जी, एक दूसरा सु थोड़ो सो नकारात्मक। अच्छा दिल्ली के चुनाव ने एक चीज और सिखाई कि सकारात्मकता का फायदा भले देर से मिले, नकारात्मकता का नुकसान तुरंत होता है। हाँ बढ़िया बात। तो बा में एक दोस्त नेगेटिव हो, वो देखियो यार यो धंधा में आगे निकल रही हो कि फाइल सलट जाए तो ठीक है, कुदरती भी आदमी के टाइफाइड निकल गो, तो वो नेगेटिव आदमी बड़ो खुश हो, बोले अब बाव निकल गो, अब थोड़ी बचोगो यो, महीना 20 दिन में ठीक होगो साहब।
बड़ो निराश हो। एक दिन कुदरती वो कोई जगह एक्सीडेंट होगो तो बोले अब तो कौन बचे, रीढ़ में भी लाग गई, सिर में भी लाग गई, यहाँ को भारी एक्सीडेंट, अब कौन बचे। वो तो महीना 20 दिन में फिर ठीक होगो साहब। अब कभी ने एक सांप खागो तो वो देखो काड़ो नाक खागो भाया, 7 फुट को नाक खाएडो, आज तक तो कोई बचे को नहीं। लेकिन बात तो कोई 5-7 दिन में दवाई पानी की टेम पर लाग गिर, वो तो फिर बच गो। अब वो नकारात्मक आदमी निराश हो और भी की निराशा को आनंद लो। वो गांव में सब ने कह तो फिर है, बोले यार के बताओ सांप भी पहली वाला कौन रिया। तो मैं समझूं, अब आपको मैं एक रचना सुना देता हूं, समय की अपनी सीमा है। जोरदार तालियां। बाकी तो क्या जी, ये गाँव का बात है, ठाला काम करना है, चलता रहेगा। रास बिहारी सोचो कि बाहर का कवि है, थोड़ो थोड़ो बोल के निपट लेगा, आपा भी थोड़ो सो खींच दिया। लेकिन यह है नहीं, 3 कवि है भाई, टेम पूरा लेगा। हाँ। और वो शब्द बहुत अच्छे लागो। अब वो पटका लगाएंगे, मगर पै की जगह फे ही कर दो। हाँ भाई, राज बिहारी की दोस्ती में कम पीसा में आया, फटको ही लाग्यो। और वह भी अच्छी बात बताई, बोलो हमने इतने कवि सम्मेलन सुने, हमेशा कवि उदास रहते हैं, आज पहली बार स्मार्ट मिल गए, स्मार्ट लग रहे हैं। प्रोग्राम से घंटे भर पहले पेमेंट हो जाए तो स्मार्ट क्यों नहीं होंगे। मैं बधाई देना चाहता हूं आनंदम को, बहुत अच्छा कार्य रास बिहारी कर रहे हैं। संसार में सबसे दुर्लभ काम है दूसरों के चेहरों पे मुस्कान लाना। और ये संस्था चलती रहेगी। अगर कुर्सी और दरी उठाने का काम है तो पहले खुद को आगे करोगे, फोटो खिंचाने का काम है तो दूसरों के आगे करोगे, तो चलती रहेगी। अच्छाई का श्रेय दूसरों को दो और कमी की जिम्मेदारी खुद लो, संस्था चलती रहेगी। एक रचना मैं आपको सुनाता हूं, मैं गद्य पढ़ता हूं। स्वागत है। बात तो भूल ही गई यार मैं। रास बिहारी वाली, वो एक आदमी पंडित जी के गए जी, बोले महाराज कोई मिनटा में करोड़पति होगा कौन, उसको बताओ। बोले देख, अगर दीपावली के दिन लीलटांस देख ले, एक दुर्लभ पक्षी है नीलकंठ, बच्चा तो जाना ही कौन है, क्योंकि वह गूगल पर भी कौन मिले। तो बोले समझ ले वारा न्यारा होगा। वो तो साहब पटाखा फुलझड़ी पूजा पाठ सब कुछ छोड़े और गयो जंगल में, एक लीलटांच मिली लेकिन वह मरेड़ी पड़ी। वो देखो पंडित जी ने या कोई पूछी कि लीलटांच जीवती देखने की मरेड़ी। वो मरेड़ी लीलटांच ने कुर्ता की जेब में गाले और सीधो पंडित जी के घर आयो। बोलो महाराज या तो बताओ लीलटांच जीवती देखने की मरेड़ी। पंडित बोलो रे मरेड़ी मत देख लीजिए, नहीं तो देख वाला ने भी मरिया सर को। वो निकाल करके मरेड़ी लीलटांच दिखा करके बोलो पंडित मौत तो मेरी है पर बच्चों को तू भी नहीं। ये सब समझे। अच्छा, अडवाणी जी जोशी जी सब समझ रहे हैं, बोलते इसलिए नहीं कि समय हवा विपरीत है। ये बुजुर्ग लोग जो बैठे हैं ना, ये भी सब समझते हैं। मोबाइल और इंटरनेट वाले बच्चों को टोकते इसलिए नहीं है कि भाई टाइम खराब है। वो एक ताऊ बस में सफ़र कर रहे हो, देखो कितना अपडेट रहे ये। वो ताऊ बस में सफ़र कर रहे हो तो एक नौजवान सिगरेट छिलगाई, आवाज से सिगरेट की चिंगारी उछल करके ताऊ को कुर्तो चढ़ गो। ताऊ कुछ नहीं बोलो। नौजवान देखे यहाँ का जमाना में यहाँ को ताऊ तो गुस्सो कर, वो दूर कुछ कही नहीं रही हो, इसको बात करनी चाहिए। तो नज़दीक आकर के नौजवान बोलो ताऊ राम राम। ताऊ बोलो राम राम। नौजवान पूछ लियो ताऊ कौन सो गाँव। ताऊ बोलो क्यों गाँव भी बालक हो गया। एक बार भाई, वाह वाह। तो ये जाना सब है, सुनो सब। लेकिन समय समय की बात है जी। वो मोदी जी चुनाव के पहले बड़ी ऊंची फेंकी, बोलो मेरा 56 इंच का सीना है। मैंने कहा भैया ब्याह करके पत्नी को भूलने की सुविधा होती तो हमारा भी इतना ही होता। मैं गद्य पढ़ता हूं। दुनिया चीजों से नहीं बदलती, विचार से बदलती है। वाह 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 वाह।
ये सड़कें, ये इतनी बड़ी जो चमक धमक और ये सब कुछ देख रहे हो, मुझे शकीब जलाली का एक शेर याद आता है कि मलबूस खुशनुमा है। संसार के इस नकलीपन पर बड़ा अच्छे शेर कहा, मलबूस लिबास, मलबूस खुशनुमा है मगर खोखले हैं जिस्म, छिलके टंगे हुए हैं फलों की दुकान पर। वाह वाह। हम ऐसा नहीं कि चीज़ें बदली नहीं, लेकिन हमने कीमत ज़्यादा दे दी। संघर्ष पहले भी था, अब भी है, लेकिन पहले रोमांच बहुत था। आज आप 50 लाख की ओडी में, मर्सिडीज में, BMW में चलते हैं, लेकिन वो सुख और आनंद नहीं मिलता जो पिताजी ने 150 रुपये में साइकिल दिलवाई थी। वाह 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 वाह। इस भागम भाग में कहीं न कहीं रस निचुड़ गया, और ऐसे में ये आनंदम इतना बड़ा काम कर रहा है, मैं इसको सैल्यूट करता हूँ। वहीं से मैंने एक रचना निकाली, वे भी क्या दिन थे। हाँ, मैं नॉस्टैल्जिक नहीं हूँ। एक पीढ़ी है जिसको पुराने से शिकायत है, एक पीढ़ी है जिसको नए से शिकायत है। आज ही रास बिहारी कह रहे थे वहाँ गेस्ट हाउस में LIC में, बोले भाई साहब देखो कितना ख़राब ज़माना आ गया। एक टाइम था इसी अजमेर में मैं 5 रुपये लेके बाजार में निकलता था और घंटे भर में बोरा भर के सामान ले आता था। मैंने कहा रास अब ये संभव नहीं है, क्योंकि हर दुकान में CCTV कैमरे लग गए। लेकिन तकनीक ने हमसे छीना बहुत कुछ है। तकनीक ने समझ बढ़ाई, सहनशीलता कम कर दी, भौगोलिक दूरियां कम कर दी, आदमी से आदमी को दूर कर दिया। तब मैं एक रचना सुनाता हूं, वे भी क्या दिन थे। पहली पंक्ति से आप पकड़ेंगे, अजमेर आना सार्थक हो जाएगा। वे भी क्या दिन थे, वे भी क्या दिन थे जब घड़ी एक आध के पास होती थी और समय सबके पास था। वाह 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 वाह। और अगली पंक्ति में अगर मैंने टेक्नोलॉजी को आईना दिखा दिया हो तो भरपूर दाद चाहिएगी आपकी। आज की तरह नहीं था कि फेसबुक पर 5000 दोस्त हैं और परिवार में बोलचाल बंद है। अच्छी बात है, आप सब लोग 2 पैसे देते हैं, उन कवियों का घर चलता है, लेकिन कवि सम्मेलन हमारे लिए धंधा नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो, हमारे लिए मिशन भी है कि इस विपरीत अंधकार में, आंधी के समय में एक दिया हम थोड़ा टिमटिमाता हुआ हाथ में लेकर के चल रहे हैं। दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है मोबाइल इंटरनेट में उलझी पीढ़ी शब्दों से मोहब्बत करे, किताबों की तरफ लौटे, बुजुर्गों का सानिध्य हासिल करे। एक निवेदन कर दूं, दुनिया की कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो, उजाला बनाया जा सकता है, धूप नहीं बनाई जा सकती। पुराने समय के जो विरोधाभास थे उनका आनंद लें। तब मोबाइल तो क्या, लैंडलाइन फोन तक नहीं होता था, अतः झूठ सिर्फ आमने सामने मिलने पर ही बोला जाता था। खान पान शुद्ध था और यादाश्त अच्छी थी। हर व्यक्ति को 7-7 पीढ़ियां याद रहती थी, अपनी भी और गाली गलौज होने पर दूसरों की भी। हमारी प्राथमिक शिक्षा तो ऐसी थी जिसमें शिक्षा प्राथमिक नहीं थी। हमारा 50 बच्चों, 3 अध्यापकों, 2 पेड़ों और एक कमरे का स्कूल हुआ करता था। आज तो इतने के बल पर लोग यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। पढ़ाई लिखाई को लेकर कतई तनाव नहीं रहता था, क्योंकि हम विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच एक समझौता था कि सप्ताह में 3 दिन वे स्कूल नहीं आएंगे और 3 दिन हम। भाई किस बात का तनाव है? राजनीतिज्ञों से सीखो, पढ़ लिख करके नवरत्न होने से अच्छा अनपढ़ रह करके अकबर बनो। वाह। हमारे बच्चे, कवियों के बच्चे साधारण हिंदी मीडियम की स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। जब तक पास होते रहेंगे, पढ़ने जाते रहेंगे, जिस दिन फेल हो जाएंगे खुद स्कूल खोल लेंगे। बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था, हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी। और अगली पंक्ति आप समझ जाओगे, दाद देना, हिंदी सिर्फ शहरों तक